अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगनलाइज कैसे किया जाता है, कि उसका कोई डायगनल मैट्रिक्स मतलब डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स किस तरीके से बनाया जाएगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका नाम है ए, वो हमारे पास डायगनलाइजेबल कब कहलाएगा? अगर वो हमारे पास सिमिलर होगा डायगनल मैट्रिक्स से, मतलब जो डायगनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ उसके डायगनल में कोई वैल्यूज़ होती हैं, तब कहलाएगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, अगर उसका मैट्रिक्स में हमारे पास कोई एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उसका बन जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पी का। अब ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये पी क्या है। ये हम जब सवाल सॉल्व करेंगे ना, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसको रहने दें, इसको इतना फोकस ना करें। फिर हमारे पास ये इक्वेशन है बेसिकली। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स पी है ना, अगर हम इसको इन्वर्स करके ए और पी से मल्टीप्लाई कराएं, तो जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ स्टेप्स हैं सॉल्व करने के। किसी भी मैट्रिक्स को डायगनलाइजेबल करने के लिए हम लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। सपोज़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है n/n, सेम है रो और कॉलम। सबसे पहले उसकी आइगर वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर आइगर वेक्टर्स निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ आइगर वेक्टर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। जो ऑर्डर होगा ना ए का, अगर 2/2, तो उसके आइगर वेक्टर्स भी 2/2 ही आएंगे और 2 ही आएंगे। फिर हमारे पास पी वेक्टर आ जाएगा और पी का हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 0 अगर आ गया तो वो मैट्रिक्स जो है डायगनलाइजेबल ही नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो वो डायगनलाइजेबल हो सकता है। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो हम लोग पी का क्या फाइंड करेंगे, इन्वर्स। फिर पी इन्वर्स आ जाएगा तो ए पी हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे उसके साथ। ए क्या होगा, मैट्रिक्स। पी हमारे पास ऑलरेडी होगा यहाँ पर। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा इसको हम लोग बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें, एक सवाल हम लोगों को दिया हुआ है। अब आइगर वैल्यूज़ आपने पिछली वीडियो हमारे पास देखी होगी आइगर वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें मैंने बताया हुआ कि आइगर वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको सबसे पहले हम लोगों को आइगर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आइगर वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्डा आई। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए लिखा माइनस लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लैम्डा को मल्टीप्लाई करा दिया, ये वेक्टर आ गया, माइनस करा दिया, ये वेक्टर आ गया, इक्वेशन 1। अब हमें लैम्डा की वैल्यूज़ चाहिए। लैम्डा की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी भाई? लैम्डा की वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट लेकर। इस वेक्टर का हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेंगे हमारे पास, तो लैम्डा की आ रही है 2 वैल्यूज़, एक 1 आ रही है, एक आ रही है 2। तो अब हम लोगों को इसको दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों आइगर वैल्यूज़ से। यहाँ पर आ गई आइगर वैल्यूज़। अब हम लोगों को फाइंड करना है आइगर वेक्टर। तो पहले 1 से हम लोग आइगर वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर 2 से। तो लैम्डा की जगह हम लोगों ने 1 लिख दिया, मतलब इस वेक्टर में हम लोगों ने हर जगह लैम्डा जहाँ जहाँ था वहाँ लिख दिया 1। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। 1 लिखेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 x2 x3 को सॉल्व करना है इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होना चाहिए। इसकी अब हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे x1 x2 x3 की। अब हम लोगों ने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। ऑगमेंटेड में होता क्या है, कुछ भी नहीं करना होता, बस हमारे पास ये जो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर होता है इसको भी इसी मैट्रिक्स के साथ लिख देते हैं इस तरीके से। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। फिर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हम लोगों को बनानी होती है इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन फॉर्म हमारे पास कैसे बनेंगी, ये 4 हैं तो हमारे पास 1 1 1 इस तरीके से डायगनल में मैट्रिक्स होने चाहिए, और ऊपर और इसके नीचे वाले मैट्रिक्स में 0 होना चाहिए। डायगनल में हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। इकोलॉन फॉर्म की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप लोग वो भी मुझसे देख सकते हैं पीछे से। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने R3 में हम लोगों ने R1 प्लस करा दिया, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आंसर आ रहा है। तो हमारे पास इकोलॉन फॉर्म पहली बारी में ही बन गई, यहाँ पर ही बन गई। ये नहीं बन रहा कोई बात नहीं, 0 भी हो सकता है यहाँ पर, वरना इकोलॉन फॉर्म होती है यहाँ पर कोई नंबर हो, यहाँ पर कोई लीडिंग एलिमेंट हो, यहाँ पर कोई लीडिंग एलिमेंट हो, और कोई यहाँ पर 0 होने चाहिए। लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाला हमेशा 0 होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने इकोलॉन फॉर्म बनाकर यहाँ पर बन गई इकोलॉन फॉर्म। तो यहाँ पर देखें, ये x1 का कॉलम है, ये x2 का है, ये x3 का है। तो x1 प्लस का 2x3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x2 क्योंकि 0 है इसलिए x2 आया नहीं, तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई।
हम लोगों ने x1 से क्या निकाला माइनस का 2x3। फिर इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन गई x2 इज इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का x3 हो जाएगा प्लस का x3 हो जाएगा, ये ले लिया। अब हम लोगों ने सपोज कर लिया कि अगर x3 बराबर है s के तो क्या वैल्यूज आएंगी, तो हमारे पास x1 बराबर हो जाएगा माइनस के 2s से, x2 बराबर हो जाएगा s से। ये सिर्फ सपोज करा हुआ है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, जो वेक्टर है वो हमारे पास वेक्टर बन जाएगा p1 वेक्टर, क्योंकि ये आइगर वेक्टर है। अब भाई ये हमारे पास कैसे आ रहा है कि हम लोगों ने x1 हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है, x2 हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है अभी मैं समझाता हूँ। x3 हमारे पास क्या आ रहा है वो भी 1 आ रहा है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि देखें हम लोगों ने क्या करा था, s ले लिया था x3 को हम लोगों ने ले लिया था s। अब x2 बराबर किसके था, x1 बराबर किसके था माइनस का 2x3, x3 किससे बराबर ले लिया s के, तो x1 किसके बराबर हो गया माइनस का 2s। तो x1 की वैल्यू हम लोगों ने s यहाँ पर बेसिकली कॉमन लिया गया है, समझ लें यहाँ पर s हम लोगों ने कॉमन लिया है। तो इधर s1 आएगा, इधर यहाँ पर x1 आएगा, x2 आएगा, यहाँ पर x3 आएगा, s हम लोगों ने समझ लें यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, s हम लोगों ने कॉमन ले लिया है तो -2 बच जाएगी। x2 में हमारे पास क्या है s कॉमन ले लिया है तो x3 s के बराबर था, s हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा ना। और फिर x3 हमारे पास सिर्फ s था, s कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। इसीलिए ये हमारे पास हो गया p1 वेक्टर, ये हो गया आइगर वेक्टर। अब लैम्डा की जो दूसरी वैल्यू आई थी उससे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया। इकोलॉन फॉर्म बनाएंगे, इकोलॉन फॉर्म बनाने के बाद हम लोग सारा काम सेम करेंगे। इकोलॉन फॉर्म बनाने के बाद ये बन गई इकोलॉन फॉर्म। हम लोगों ने इसी तरीके से वैल्यू निकाली, यहाँ पर सिर्फ एक आ रही है x1 इज इक्वल टू माइनस का x3। अब हम लोगों ने क्योंकि पीछे s ले लिया था तो अब हम लोग इधर t ले रहे हैं और x2 को हम लोगों ने s ले लिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया कि भाई x1 को हम लोगों ने t के बराबर लिया और x3 को भी t के बराबर लिया और x2 को s के बराबर ले लिया। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। x1 इज इक्वल्स टू माइनस का x3, तो x1 किसके बराबर था माइनस का t और x1 हमारे पास किसके बराबर हो गया माइनस के t के। क्यों? क्योंकि x3 बराबर है t के। तो इस इक्वेशन में अगर आप x3 की जगह t पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x1 इज इक्वल्स टू माइनस का t। x2 हम लोगों ने s ले लिया है। अब इसका जो वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, x1 हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का t, x2 हमारे पास क्या आ रहा है s, x3 हमारे पास क्या आ रहा है t। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम लोगों ने अलग अलग करके लिख दिया। देखें इधर 0s0 प्लस -t 0t, अगर मैं इन दोनों को प्लस कराऊँ तो यही वेक्टर वापस आ जाएगा ना, इसीलिए बस अलग अलग करके लिखा है ताकि दोनों हमारे पास वैल्यूज़ अलग अलग हो जाए, t एक जगह हो जाए, s एक जगह हो जाए, इसका और कोई रीज़न नहीं है। फिर इसमें से हम लोगों ने s कॉमन ले लिया और इसमें से हम लोगों ने t कॉमन ले लिया, तो ये वेक्टर बने। तो अब हमारे पास ये भी एक आइगर वेक्टर हो गया और ये भी एक आइगर वेक्टर हो गया। तो 3 आइगर वेक्टर हमारे पास हो गए, p1 p2 p3। अब हम लोगों ने क्या करना है कि डायगोनलाइज करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे p इनवर्स। अब p1 p2 p3 को एक ही जगह आप पुट करेंगे, ये p1 है, ये p2 है, ये p3 है। अब इसका p इनवर्स लेना है। p इनवर्स आप लोग कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हैं, तो वो आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर p इनवर्स करने के बाद जो अभी हमारे पास आंसर आएगा वो ये होगा। p इनवर्स करने के बाद हम लोगों ने AP को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। इधर A वेक्टर जो ऑलरेडी गिवन था, P वेक्टर जो हमारे पास हम लोगों ने निकाला, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा ये हमारे पास क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरीके से हो गया डायगोनलाइज। यहीं पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।